औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें हम कंप्यूटर एवोल्यूशन से रिलेटेड हमने चीज़ें देखी थी, जिसमें अबेकस, मार्क वन, ठीक है, नेपियर बोन, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। फिर दो टॉपिक हमने लास्ट में दोबारा पढ़े थे। कौन कौन से? एक हमने पढ़ा था क्लाउड कंप्यूटिंग, दूसरा डेटा सेंटर से रिलेटेड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड। अब अगर जनरेशन की बात करें तो जनरेशन होती क्या है? अगर मैं जनरेशन की ट्रांसलेशन करूं तो उसे हम क्या कहेंगे? नस्ल, ठीक है। तो उसी तरह कंप्यूटर में जो जनरेशन है वो नस्ल ही कहलाएगी कि कंप्यूटर का किस जनरेशन से ताल्लुक है, किस नस्ल से ताल्लुक है। अब बेसिकली होता क्या है, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो उस वक्त में या उस दौर में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद थी तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर जनरेशन में किया। जब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो उसका हमने नाम नेक्स्ट जनरेशन रख दिया। जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हमारे पास अब तक फिफ्थ जनरेशन तक कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइसेस आ चुकी हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है, अगर देखा जाए डेट वाइज तो वो 1940 से 1956 तक मौजूद रही। 1940 से 1956 तक आने वाले जितने कंप्यूटर्स थे वो फर्स्ट जनरेशन की कैटेगरी में आते हैं। अब जाहिर बात है ये वो दौर था जब बिल्कुल कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे, तो स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ परफेक्टली काम नहीं करती या परफेक्ट नहीं होती। तो जिस तरह आज के कंप्यूटर है, ये उस वक्त में ये इतने तेज काम नहीं करते थे। तो अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अब इसका अगर मैं चलने का मैकेनिज्म बताऊं तो ये वैक्यूम ट्यूब यूज किया करता था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यूज हुआ हमारे पास? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्पीड वाज स्लो। वैक्यूम ट्यूब हमारे पास यहां पे यूज हुई और उसकी स्पीड स्लो हुआ करती थी। प्रोसेसिंग स्पीड की यहां पे बात हो रही है, ठीक है। मेमोरी उसकी बहुत कम होती थी, ठीक है। स्पीड वाज स्लो, मेमोरी वाज लो, ठीक है। उसकी स्पीड स्लो थी और मेमोरी उसकी बहुत कम हुआ करती थी। अच्छा, अब अगर आप अपनी बुक में भी देखें तो यहां पे वैक्यूम ट्यूब का आपको डायग्राम मिल जाएगी। तो वैक्यूम ट्यूब के यूज होने की वजह से ये बहुत बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। ह्यूज साइज, एक एक कमरे के बराबर, एक बड़े बड़े हॉल के बराबर ये कंप्यूटर हुआ करते थे। अब जाहिर बात है जब इतना बड़ा कंप्यूटर है तो उसको संभालना भी मुश्किल काम होता है। फिर वैक्यूम ट्यूब क्या करती थी? वैक्यूम ट्यूब ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी। अब हीट प्रोड्यूस करने की वजह से जाहिर बात है वो अक्सर जल जाया करती थी। जाहिर बात है कोई चीज़ अगर ज़्यादा गर्म होगी तो वो जल्दी जल जाती है। अगर इसकी हम सिंपल अपने घरों में एग्जांपल देख लें, वो जो थोड़ा अर्सा पहले अगर हम चले जाएं तो हमारे पास बल्ब यूज हुआ करते थे। वो बल्ब अक्सर जल जाते थे। क्यों? वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अब आजकल हमारे पास एलईडी आ गई है तो वो हीट कम प्रोड्यूस करती है, इसीलिए वो अक्सर ठीक काम करते हैं या रिलायबल होते हैं। तो उसी तरह हमारे पास जो वैक्यूम ट्यूब थी वो बहुत जल्दी जल जाती थी क्योंकि वो बहुत हीट प्रोड्यूस करती थी। और वैक्यूम ट्यूब को पावर भी ज्यादा चाहिए थी। वैक्यूम ट्यूब को ऑपरेट करने के लिए पावर भी ज्यादा रिक्वायर थी। इसी वजह से फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे, ठीक है। फिर अनरिलायबल थे, बिल्कुल रिलायबल नहीं थे, जल गए, अक्सर जल जाया करते थे। फिर उसके बाद उसकी मेंटेनेंस का खर्चा आता था, इसी वजह से वो एक्सपेंसिव होते थे। मेंटेनेंस उसकी करनी है। उसके बाद जाहिर बात है एक चीज जब पावर ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है तो उसको आपने कूलिंग सिस्टम भी लगाना है। उसको ठंडा रखने के लिए पूरा आपको सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो इस यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमें वैक्यूम ट्यूब को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी लगाना पड़ता था, जो उसको और एक्सपेंसिव बनाते थे, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को और एक्सपेंसिव बना देते थे। उसके बाद उसकी अभी जैसे हमने बात कर दी, स्पीड उसकी बहुत कम थी, मेमोरी पावर उसकी बहुत लो हुआ करती थी, ठीक है। हीट ज़्यादा प्रोड्यूस किया, अनरिलायबल होते थे, रिलायबल नहीं थे, अक्सर जल जाते थे, खराब होते थे। और अगर हम बात करें लैंग्वेज की तो उसमें मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ज्यादातर मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ। और अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो ENIAC, ठीक है, यूनिवैक और मार्क वन, ये इसकी एग्जांपल है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। फिर क्या हुआ? 1947 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम शॉकले। उन्होंने एक डिवाइस इन्वेंट की जिसका नाम उन्होंने रखा ट्रांजिस्टर। तो उसके बाद 1956 से 1963 तक जितने कंप्यूटर हमारे बने उसको हमने किस कैटेगरी में रखा? सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो यहां पर फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुई, सेकंड जनरेशन में क्या यूज हुआ? ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर के यूज होने की वजह से एक
यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में साइज कंप्यूटर का बहुत बड़ा था, यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांजिस्टर के यूज होने की वजह से कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया। ठीक है, कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया, उसकी स्पीड इंप्रूव हुई। फर्स्ट जनरेशन की निस्बत सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर फास्ट थे, उसकी मेमोरी पावर बढ़ी। ठीक है, उसकी मेमोरी पावर बढ़ी, यानी कि यहाँ पे हम बहुत स्मॉल मेमोरी हमारे पास थी, यहाँ पे क्या हुआ, मेमोरी थोड़ी सी बढ़ गई, ज्यादा मेमोरी हो गई। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन की निस्बत रिलायबल थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज हुआ, ट्रांजिस्टर इतनी जल्दी जलता नहीं था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब हीट ज्यादा प्रोड्यूस करती थी तो वो अक्सर जल्दी जल जाया करती थी, शॉर्ट हो जाती थी। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर हमारे पास इतनी जल्दी जलता नहीं था, खराब नहीं होता था, इसी वजह से ये कंप्यूटर रिलायबल थे। ट्रांजिस्टर के आने की वजह से कंप्यूटर का साइज छोटा हुआ। फर्स्ट जनरेशन की निस्बत सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर लेस एक्सपेंसिव थे। क्यों? एक तो अभी जैसे बात की कि ट्रांजिस्टर हमारे पास ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करते। अब जब ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ये खराब नहीं होगा, जब खराब नहीं होगा तो यहाँ पे जो हमें मेंटेनेंस चार्जेस की एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ रहा था वो चीज यहाँ पे बच जाए। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम इसकी इनपुट की बात करें या इसके स्टोरेज की बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें यूज होती थी, पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, इसके साथ साथ आउटपुट प्रिंटर पे। ठीक है, पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क ये स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पे यूज हुआ और प्रिंटर एज आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अच्छा अब जरा बात करते हैं पंच कार्ड। पंच कार्ड होता क्या है? अगर देखा जाए जिस तरह आजकल हम लोग मेमोरी कार्ड यूज करते हैं तो उसी वक्त इस तरह ये एक मेमोरी चिप होती थी और कंप्यूटर में किसी भी लीवर की मौजूदगी से हमें एक बात पता है, यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमें एक बात पता है कि हमारा कंप्यूटर या 0 पे चलेगा या 1 पे चलेगा, बाइनरी डिजिट्स के अंदर, या 0 पे या 1 पे। तो अब होता क्या था, मिसाल के तौर पे ये मेरा कार्ड है जिसको हमने पंच कार्ड का नाम दिया। अब कंप्यूटर के जरिए किसी भी पंचिंग लीवर के थ्रू क्या करते थे, उसमें पंचिंग की जाती थी। फॉर एग्जांपल ये मार्कर मेरा लीवर है, अब मैंने यहां पे पंच किया तो पंच होने से क्या हुआ, 1, जहां पे पंचिंग होती थी वो 1 को शो करता था। फिर फॉर एग्जांपल मैंने 1100 बनाने, ये मेरा बाइनरी कोड है, तो वो क्या हुआ, सेकंड लीवर दोबारा पंच करेगा और उसकी पंचिंग फिर से 1 शो करेगी, और थर्ड के ऊपर वो पंच नहीं करेगा तो वो 0, और फोर्थ पे भी पंच नहीं करेगा तो वो 0 से डिनोट होगा। तो इस तरह पंचिंग के जरिए हमारा वो डेटा स्टोर किया जाता था और उसको स्टोर करते थे बाइनरी फॉर्म के अंदर, क्योंकि हमें पता है हमारा कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म के अलावा तो किसी और फॉर्म में चल नहीं सकता। फिर अगर बात करें तो इसकी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज इसके अंदर कुछ यूज हुई, फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन कौन सी होती है, मैथमेटिकल लैंग्वेज है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज या फॉर्मूला ट्रांसलेट लैंग्वेज। उसके बाद इसकी जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो यूनिवैक 2, IBM। अच्छा, IBM के भी मुख्तलिफ सिस्टम्स थे। ठीक है, IBM 7030, IBM 7780 और IBM 7070, 7070 और 7090। ये क्या है, इस सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की एग्जाम्पल। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास है वो है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन की अगर डेट की बात करें तो 1963 से 1971। अच्छा, ये वो दौर था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा था। तो थर्ड जनरेशन में, जैसे फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था, तो थर्ड जनरेशन में हमने आईसी चिप्स का इस्तेमाल किया। मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर के सर्किट सिंगल आईसी चिप के ऊपर हमने डिजाइन किए। इसकी वजह से क्या हुआ, कंप्यूटर का साइज और छोटा हो गया, कंप्यूटर मोर रिलायबल हो गए, कंप्यूटर सस्ते हो गए, चीपर हो गए। ठीक है, अच्छा अब आईसी चिप के आने की वजह से क्या हुआ, उसकी मेमोरी भी बढ़ी और स्पीड भी इंप्रूव हुई। आईसी चिप के आने की वजह से मेमोरी भी बढ़ी और उसकी स्पीड भी इंप्रूव हुई। आईसी चिप वाले कंप्यूटर यानी थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। ठीक है, सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन की निस्बत थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे, कंज्यूम करते थे। उसके बाद रिलायबल थे। अब जाहिर बात है, हमने अभी एक बात पढ़ी कि अगर कोई चीज ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेगी तो वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी तो वो जाहिर बात है जल्दी जल जाएगी, खराब हो जाएगी। तो यहां पर जब वो ज्यादा हीट ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो क्या होगा, वो ज्यादा रिलायबल होगा। इसमें इनपुट के तौर पे कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाने लगा, इनपुट डिवाइस के तौर पर, और आउटपुट डिवाइस के तौर के ऊपर हमने यहां पर मॉनिटर का इस्तेमाल किया। एज इनपुट डिवाइस कीबोर्ड यूज हुआ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, एज आउटपुट डिवाइस मॉनिटर का इस्तेमाल हुआ। अच्छा, उसके बाद इस थर्ड जनरेशन में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई। क्या यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एक ही वक्त में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चला सकते थे, सेम टाइम के ऊपर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करवा सकते थे। अब इसका क्या मतलब हुआ, मल्टीटास्किंग,
कि एक ही वक्त में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम चला रहे हैं। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या सपोर्ट करता था? मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता था। और लास्ट अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है IBM सिस्टम 360, उसके बाद CDC सिस्टम 3300 एंड 6600। तो मेरा ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम इसी की जो 2 जनरेशन रह गई हैं उसको कंटिन्यू करेंगे, और 5th जनरेशन में हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें इसके जो बाकी जो 2 हमारे पास रह गई है जनरेशन उसे पढ़ेंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और कैसे उसका आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बारे में उसको डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।